अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कहानी समझ आना शुरू हो गई है और पेस तेज़ होना शुरू हो गई है। अभी जो एक एक चैप्टर वाला सफ़र था वो दो दो चैप्टर्स पे आ गया, छोटे छोटे चैप्टर्स, और फिर दोबारा हम जब बड़े चैप्टर्स आएंगे तो फिर एक एक चैप्टर की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें एसेंशियल समझ आ गए, ऑफ़र क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंपिटेंस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कब सही होता है, कंसिडरेशन कब सही होती है, और फिर दो स्पेशल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हमने कल देख लिए। हमें समझ आ गया कि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होते हैं और कब वैलिड नहीं होते, ये सारी डिस्कशन की थी। अब चैप्टर 6 से 10 के दरमियान का जो पोर्शन है वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड पोर्शन है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा, अगर ना हुआ तो क्या गड़बड़ होगी, ब्रीच हो गई तो क्या होगा, ब्रीच का मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट सही से परफॉर्म हुआ, दरमियान में गड़बड़ आई। तो अब ये सारे चैप्टर्स जो है ना इसको डील कर रहे हैं। तो 6, 7 और 9 ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के वक्त के आसपास की चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर एक चैप्टर 10 है यूनिक, जो कि एक एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में बताता है। तो आज के हमारे दो टारगेट हैं, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर जो कि एक सफ़े का है, चैप्टर नंबर 9, और फिर चैप्टर 10 जो धक्के से तकरीबन 2 सफ़े तक गया, अदरवाइज़ वो भी कोशिश करते हैं तो फंसा फंसू के एक सफ़े पे आ ही जाता। चैप्टर 9 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे में हमें रोशनी कौन सी ख़त्म करनी होगी? 3। जज़ाकल्लाह। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर है, इसका टारगेट है कि अगर ब्रीच हो जाए कॉन्ट्रैक्ट की तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है क्या आउटकम्स होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें ब्रीच की वजह से गड़बड़ हो जाए। तो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि ब्रीच किसे कहते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर व्हेन अ पार्टी ईदर रिफ्यूजेस, यहीं रुक जाते हैं। अगर एक पार्टी रिफ्यूज़ कर दे, ए ने बी से कहा था कि भाई अगर तुम मुझे 300 रुपये दो तो मैं तुम्हें आम दे दूंगा, और ये तय हुआ था कि मैं 10 तारीख को तुम्हें आम दे दूंगा अगर तुमने 10 तारीख को मुझे 300 रुपये दे दिए। 10 तारीख आने पे या 10 तारीख से पहले ही ए ने इनकार कर दिया, भाईजान मैंने कोई नहीं आम देने। तो ब्रीच का मतलब है या तो एक पार्टी अपने हिस्से की जिम्मेदारी में रिफ्यूज़ कर रहे या फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मना भी ना करे और आम भी सप्लाई ना करे। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, यानी कि अगर उसने इनकार भी नहीं किया और उसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी अदा नहीं की तो टेक्निकली उस बंदे ने अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, ब्रीच कर दिया है। ब्रीच नेगेटिव वर्ड है। ब्रीच का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का वॉइड होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब कारामद नहीं रहा, उसके पीछे कोई पॉजिटिव रीज़न भी हो सकती है, कोई जेन्युइन रीज़न भी हो सकती है, लेकिन ब्रीच हमेशा नेगेटिव वर्ड है। ब्रीच का मतलब है किसी एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, सिवाय वहाँ अदर देन व्हेन सच परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड अंडर द लॉ। एक बंदे से पूछा जी तुम क्यों नहीं परफॉर्म करो, उसने कहा जी गवर्नमेंट ने मुझे मना कर दिया, लॉ आ गया है, लॉ ने कह दिया खबरदार आपने ये चीज़ इस तरह डिलीवर नहीं करनी। तो अगर तो कानून आ गया तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रीच का मतलब ये नहीं होगा कि जहाँ मजबूरन किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ब्रीच का मतलब है जहाँ एक बंदे ने वादा करने के बाद इनकार कर दिया या अपने वादे को सही से पूरा नहीं किया, तो इसको हम कहेंगे ब्रीच। यही ब्रीच का वर्ड दोबारा भी इस्तेमाल होता है चैप्टर 6 में। तो ब्रीच हमें समझ आ रहा है। ब्रीच का मतलब है जब किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो अब क्या होगा, कंपनसेशन क्या होगी। अगर आपने ब्रीच कर दी तो ब्रीच करने पे क्या कंपनसेशन होगी। जब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं। जब एक बंदे ने दूसरे के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो 5-6 तरह के वर्ड्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। किताब ने कुछ का जिक्र किया, कुछ का जिक्र नहीं किया। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको वो कुछ वर्ड्स बताने की कोशिश करूं। जब ब्रीच हो जाती है तो चंद कीवर्ड्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। डैमेजेस, पेनल्टी, रेस्टिट्यूशन, इसको रिस्टोर करना भी कहते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
2-3 वर्ड्स हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन आगे के जो वर्ड्स हैं वो लिखते हुए मैं थोड़ी सी एहतियात करता हूँ कि वो अभी हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे। हल्का सा तस्करा आएगा, लेकिन डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, डैमेजेस होंगे। डैमेजेस का मतलब है किसी एक बंदे का नुकसान हुआ है तो वो नुकसान पूरा करके दिया जाएगा। जिसका नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा किया जाएगा, यानी कि बुरे को कहा जाएगा कि जो अच्छा है, जो मासूम है, मजलूम है, तुमने उसका नुकसान किया है, तुम उसको उतनी कंपनसेशन दो, रुपए पैसे में उसको पैसे पूरे करके दो। पेनल्टी थोड़ा सा डिफरेंट है। पेनल्टी में हमने शुरू में एक सज़ा तय कर ली होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी ने भी तोड़ा तो जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा वो दूसरे को इतना जुर्माना अदा करेगा। अब जुर्माने में और कंपनसेशन में फ़र्क है। कंपनसेशन में जिस बंदे का जितना नुकसान हुआ उसको उतनी कंपनसेशन मिलेगी। जुर्माने में आपने एक अमाउंट तय कर ली है कि जी इतनी अमाउंट जो है वो दी जाएगी। ये बात समझ आ रही है? यानी कि नुकसान कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। हम पेनल्टी में कहते हैं शुरू में तय कर लिया है कि हाँ भाई जो बंदा अपने से की जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा, ये 300 रुपये वाला आम वाला जो मामला है, दोनों पार्टीज तय कर लें कि अगर पैसे देने वाले ने एन मौके पे पैसे नहीं दिए तो उसको 100 रुपये जुर्माना होगा। आम देने वाले ने ड्यू डेट पे आम सप्लाई नहीं की, 100 रुपये जुर्माना होगा। अब ये 100 रुपये जुर्माना है, कंपनसेशन नहीं है। तो डैमेजेस में कंपनसेशन मांगी जाती है। इस चैप्टर में हम इन्हीं दो के ऊपर बहस करते हैं। तीसरा, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब है रिस्टोरेशन, यानी जब भी कोई ब्रीच हुई है, जब भी एक बंदे ने दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी कर दी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो दोनों बंदों के पास जो जो एक दूसरे से आई हुई चीज़ है वो एक दूसरे को वापस करनी पड़ेगी, रीस्टोर करना पड़ेगा। एक बंदे ने एडवांस लिया था, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो इमीडिएटली वो एडवांस तो वापस करे और उसके बाद हिसाब लगाया जाए कि भाई कंपनसेशन किस किस्म की है, पेनल्टी है या डैमेजेस है। तो इसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन, रीस्टोर होना। देन हम बात करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये हमारे सिलेबस ने नहीं जिक्र किया, बट ये बड़ी मज़ेदार किस्म की कंपनसेशन होती है कि आप उस बंदे को कहते हैं कि आप अदालत से कहते हैं जी इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अब इसकी सज़ा सिर्फ एक ही है, यही बंदा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। आपने कंस्ट्रक्टर को, शहर के सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्टर से आपने कहा कि भाई आपने ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, दरमियान में वो छोड़ के चला गया, ब्रीच कर दी। तो ऐसे में जब आप उसके पीछे गए तो पता लगा कि उसने किसी और से ज़्यादा पैसे पकड़ के उसका कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, तो फिर आप अदालत से कहते हैं कि मुझे पैसों में कंपनसेशन नहीं चाहिए। आप इस बंदे को बाउंड करें कि यही बंदा यही बिल्डिंग मुझे बना के दे। सर्विस प्रोवाइडर के केस में ये अक्सर होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक वकील आपको सर्विसेज दे रहा था और वो बीच में छोड़ के चला गया, तो आप अदालत से कहते हैं कि अब यही वकील से आप कहें कि मुझे सर्विसेज दे, यही आर्किटेक्ट मेरे घर का डिज़ाइन सेट करके दे। तो ऐसे में आप रुपए पैसे में कंपनसेशन नहीं मांगते, आप कहते हैं यही बंदा मेरे पास आके सर्विस प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल कॉलेज ने अनाउंस किया कि जी आ जाएं आप लोगों को अगले सेशन में ये सब्जेक्ट मिलेगा, ये टाइम टेबल है। अब बच्चे धड़ाधड़ एडमिशन करा रहे हैं, टीचर ने अचानक से कहा वो ना मेरी तबीयत नासाज रहती है तो मैं सोच रहा हूँ ना ही पढ़ूँ इस दफ़ा। तो कॉलेज वालों ने कहा चलें अगर आप मुश्किल में हैं तो रहने देते हैं। पता ही लगा 2 दिन बाद किसी और कॉलेज के ब्रोशर पे टीचर का नाम नज़र आ गया। तो अब अदालत के पास जाके वो ये नहीं कहेंगे हमें इस टीचर से जुर्माना चाहिए, वो कहेंगे अब इस टीचर को ये सज़ा दें कि ये हमारे ही पास आके पढ़ाए क्योंकि इसने हमारी वादा खिलाफ़ी की है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये बात समझ आई? एक इसका ऑपोजिट होता है, वो बंदा कह रहा है जी वो गलती से उन्होंने वहाँ ब्रोशर पर नाम डाल दिया, मेरी तबीयत ख़राब है, बस वो उनको लगा कि मैं इधर से फ्री हुआ हूँ तो शायद उनके लिए अवेलेबल हो गया हूँ, मैं तो पढ़ा सकता ही नहीं। मैं कहा अच्छा नहीं पढ़ा सकते, चलो फिर इंजंक्शन कर लेते हैं। ये इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन इसका ऑपोजिट है। आप फिर किसी बंदे को पाबंद कर देते हैं, ये बंदा ये काम नहीं करेगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यही बंदा काम करेगा। इंजंक्शन, ये हमारा काम नहीं करेगा तो किसी का काम नहीं करेगा। तो आप अदालत से उस पर पाबंदी लगवा देते हैं कि ये वाली सर्विस जो उसने आपको देनी थी, जिसमें उसने आपको इनकार किया है, नहीं चाहिए आपको उससे सर्विस, लेकिन उस बंदे को पाबंद किया जाए कि वो यही वाली सर्विस किसी और को ना दे। बात कुछ समझ आई? तो टेक्निकली ये 5 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक आखिरी वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ख़त्म करने का मामला होता है। डैमेजेस, नुकसान की तलाफ़ी की जाए। पेनल्टी, सज़ा के तौर पे जुर्माना किया जाए। नुकसान की तलाफ़ी और है, सज़ा और है। इसका मकसद है मज़लूम की हिमायत, इसका मतलब है जालिम को सज़ा। फ़र्क समझ आ रहा है? ये चैप्टर इन 2 के अंदर ही डील करता है मेनली।
रेस्टिट्यूशन, चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसी बंदे को कहा जाए वही काम करें। इंजंक्शन, उस बंदे को रोक देना कि ये काम नहीं करना। तो चैप्टर के दौरान फिर हम बात करते हैं कि लास्ट वाली चीज़ क्या है, जिसका इस चैप्टर से ताल्लुक नहीं है लेकिन आगे इसमें कनेक्शन होती है कि अगर ब्रीच हो जाए तो अल्टीमेटली आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ मुख्तलिफ तरह के सलूक हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने लगे हैं डैमेजेस को, और डैमेजेस के साथ बहुत थोड़ी सी डिस्कशन है हमारी पेनल्टी को लेके। अब डैमेजेस की बात करते हैं। देयर आर वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू एग्रीव पार्टी ऑफ विच डैमेजेस आर मोर कॉमन। एग्रीव पार्टी, एग्रीव मतलब मजलूम पार्टी को बहुत सारे किस्म की रेमेडीज अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, डैमेजेस। अब डैमेजेस पे बात करते हैं। डैमेज का मतलब ये है कि एक बंदे का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा किया जाए। अभी हमें पता कैसे लगेगा एक बंदे का क्या नुकसान हुआ है? एक सिंपल सा रूल है, अगर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा अभी भी वो यही काम करने की कोशिश करेगा जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसको कितना प्लस माइनस होगा। नहीं समझ आई? ए ने बी से कहा था मैं तुम्हें आम डिलीवर करूंगा 25 तारीख को, और 25 तारीख को आम डिलीवर नहीं किए जी। फलाना किस्म के आम थे, फ़र्ज़ करें वो थे दुशहरी आम थे और 1 किलो आम थे। अब 25 तारीख को जब दुशहरी आम 1 किलो नहीं मिला और उस बंदे को तो आम चाहिए थे, उसने खाने थे या उसने मिल्कशेक बनाना था या उसने दुकान पे देने थे, जो मर्ज़ी उसने करना था। 25 को उसको आम नहीं मिले। अगर वो चाहता है कि सब वैसे ही हो जैसे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक था, तो 25 को उसको आम चाहिए होंगे। ये बंदा तो इनकार कर चुका है। अब वो क्या करेगा? मार्केट में किसी और से आम लेगा। अब मार्केट में किसी और से जब आम लेगा, वही क्वालिटी वही चीज़, अगर उस दिन मार्केट में उसको 330 रुपये रेट मिला, तो ये 30 रुपये इजाफी उसको सिर्फ उस खबीस की वजह से देने पड़े जो फ्रॉड करके चला गया। तो ब्रीच में, किसी की ब्रीच की वजह से आपको जो इजाफी नुकसान हुआ है वो नुकसान कौन भरेगा? वो शख्स। तो 30 रुपये उससे मांगे जाएंगे, 300 तो इसने उसको भी देने ही थे, 300 प्लस उससे मांगे हुए 30, ये उठा के ये आगे पे करके और अपने आम खरीद लेगा। आम चाहे अभी खरीद ले, कंपनसेशन बाद में मांग ले, लेकिन कहने का मतलब है कि ये डैमेजेस हैं कि जिसमें आपका जितना नुकसान हुआ आप दूसरे से उसकी भरपाई करवा रहे हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या रेट तय हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो ये डैमेजेस है। क्लियर? फिर इसमें एक स्टेप आगे चली जाती है बात। कई दफ़ा आम लेने वाले ने आम लेने थे और चूँकि उस दिन उसे आम नहीं मिले और मार्केट में आम 30 रुपये महंगा हो गया, तो उसने 30 रुपये की कंपनसेशन मांग ली। फ़र्ज़ करें आम देने वाले ने आम नहीं दी और आम लेने वाले ने कहा भाई मुझे तुमने अब 700 रुपये देने हैं। उसने कहा 1 मिनट, 700 कहाँ से आ गए? मैं तुम्हें आम नहीं डिलीवर किए, मार्केट में 330 रुपये का आम है। उसने कहा मार्केट में 330 तो अलग चक्कर है, मैंने तुमसे आम खरीद के एक्सपोर्ट करने वाली पार्टी को देने थे और उधर मुझे होना था 700 का मुनाफा। तो तुमने चूंकि मुझे टाइम पे आम डिलीवर नहीं किए, तो तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा हुआ है जब एक बंदे की वजह से दूसरे को नुकसान हुआ है तो जितना नुकसान हुआ है वो उसे रिकवर कराएगा। तो तुमने मेरा नुकसान ये किया कि मेरा एक्सपोर्ट का ऑर्डर हाथ से चला गया जिसमें मुझे 700 मुनाफा होना था। तो आम वाला कहेगा यार अब ये इतनी दूर की बात तुम मुझे मत वो करो, सामने सामने नज़र आ रहा है 30 रुपये का डिफरेंस था, ये मुझे चार्ज कर दो। लेकिन तुमने मुझे कब बताया था कि तुमने ये आम लेके एक्सपोर्ट की तरफ भेजने हैं? तो मुझे शुरू में बता देते कि भाई मुझे आम उस दिन लाजमी चाहिए, अगर ना दिए तो मेरा एक्सपोर्ट का ऑर्डर हाथ से चला जाएगा, फिर उसका जुर्माना मैं आपसे लूँगा। तुम बता देते, मैं तुम्हें जुर्माना दे देता। तुमने मुझे नहीं बताया, तो मेरे नज़दीक नुकसान सिर्फ 30 रुपये का हुआ है। तो डैमेज की 2 मशहूर किस्में, एक ऑर्डिनरी डैमेज, एक स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज में सामने सामने के डैमेज की बात करते हैं, असल में कितना नुकसान हुआ है, मार्केट में क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय हुआ था। स्पेशल डैमेज में हम इनडायरेक्ट डैमेज की बात करते हैं, वो सामने का नहीं होता, एक स्टेप पीछे होता है, हुआ इसी वजह से होता है। इनडायरेक्ट डैमेज या स्पेशल डैमेज सिर्फ तब मिलेगा जब पार्टीज़ ने पहले से तय किया होगा। अगर उसने पहले से नहीं बताया हुआ इस चीज़ के बारे में तो ये डैमेज क्लेम नहीं होगा, और अगर पहले से पता है तो फिर ऑर्डिनरी स्पेशल दोनों डैमेजेस क्लेम होंगे। ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक किताब से एक दफ़ा समझने की कोशिश करते हैं। 3 अगर कर दीजिएगा एक दफ़ा, वो तो हुआ हुआ 1, हाँ 1 3 दोनों नहीं, अब 3, हाँ
ऑर्डिनरी डैमेज विच अराइज नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ। ब्रीच की वजह से जो नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग में जो नुकसान आपको हुआ है वो नॉर्मली इट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस एट डेट ऑफ ब्रीच। ये बात समझ आई। स्पेशल डैमेज अराइजिंग ड्यू टू स्पेशल लॉसेज विच आर इन रीजनेबल नॉलेज ऑफ द पार्टीज एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो स्पेशल तरह का नुकसान जो पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पहले से पता था कि हाँ भाई ये स्पेशल किस्म का मामला है एंड आर सफर टू एग्री पार्टी ड्यू टू ब्रीच। वो जो ब्रीच की वजह से नुकसान हो गया है और पार्टीज को पहले से पता था कि अगर ब्रीच होगी तो ये वाला नुकसान भी होगा, तो ये स्पेशल डैमेज है। और ऑर्डिनरी जो सामने से नज़र आ रहा है, तो जो सामने से नज़र आ रहा है जो मार्केट का और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस है वो ऑर्डिनरी डैमेज है। और जो इस वजह से अगले स्टेप पे नुकसान हुआ है वो स्पेशल डैमेज है। तो आई के अपने एक दो दफ़ा इस तरह से कहा है कि एक बंदे ने दूसरे को चीज़ें सप्लाई करनी थी और उसने आगे एक हॉस्पिटल को देनी थी, चूंकि उसने टाइम पे हॉस्पिटल को नहीं दी दरमियान वाले बंदे ने, तो हॉस्पिटल ने भी उसे जुर्माना कर दिया। तो बताओ ये कितनी कंपनसेशन लेगा। तो आप कहें भाई अगर तो इसने शुरू में उसे बताया हुआ है कि मैंने हॉस्पिटल में सामान देना है, तो अब हॉस्पिटल का जुर्माना भी उसी से लो, पहले वाले बंदे से, और जो इस वक्त डिले से जो रेट का जो डिफरेंस आया है वो भी पहले बंदे से लो। तो ऑर्डिनरी और स्पेशल ये दोनों समझ आ रहे हैं। देन जब स्पेशल डैमेज उन्होंने अलाउ किए तो उन्हें डर लगा कि ऐसा ना हो कि लोग जज्बाती हो के हर तरह की चीज़ अलाउ कर लें। हमने कहा ना इनडायरेक्ट डैमेज आपको अलाउ हो जाएगा अगर आपने पहले से बताया हुआ है। आम वाले ने आम टाइम पे डिलीवर नहीं किए, उस बंदे को बड़ा गहरा सदमा पहुंचा इस बात का। 4 दिन तक इस पे बहुत उदास रहा, वो बहुत उदास रहा। तो फिर उसने गज़लें सुनना शुरू कर दी। फिर उसका दुख बढ़ता जा रहा था और गज़लें वो ऊंची आवाज़ में सुनना शुरू हो गया। उसके कानों में तकलीफ़ होना शुरू हो गई, उसके कान का पर्दा फट गया। एक डॉक्टर के पास गया, वो इलाज कराता रहा, 6 महीने तक वो इलाज करता रहा, पैसे देता रहा, उसके कान का पर्दा ठीक हुआ। फिर उसने दोबारा गौर किया तो उसे फिर दुख हुआ, क्योंकि उस दिन एक बंदे ने धोखा किया था उसके साथ। उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के सोचा कि मैं चला जाता हूँ कुस्तुनतुनिया, वहाँ शायद नेक लोग होते होंगे। पाकिस्तान से एतबार उठ गया, वो कुस्तुनतुनिया चला गया, पता नहीं कितने की फ़्लाइट ली, कितने का वीज़ा, क्या क्या खर्चे किए। वहाँ जाके कारोबार शुरू किया, वहाँ के लोग ईमानदार थे, कारोबार इसका चल पड़ा। 10 साल बाद वहाँ किसी एक बंदे ने इसे 15 करोड़ का धोखा दे दिया। लुट लुटा के पाकिस्तान वापस आया। अचानक से इसे याद आया कि सर ने स्पेशल डैमेज में बताया था कि अगर किसी एक बंदे की वजह से तुम्हें कोई इनडायरेक्ट नुकसान भी हो तो तुम रिकवर कर सकते हो। तो वो अदालत पहुंचा, उसने कहा जी ये जो मेरा ऑपरेशन का ख़र्चा, मेरा बाहर जाने का ख़र्चा और मेरा ये 15 करोड़ का ख़र्चा सिर्फ इस खबीस आम वाले की वजह से हुआ है जिसने मुझे टाइम पे आम सप्लाई नहीं किए। तब क्या लॉ अलाउ करेगा? तो लॉ ने यहाँ कह दिया कि देखो ओवर मत हो जाना। रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस, सम लॉसेस क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लॉस होते तो ब्रीच की वजह से हैं, मतलब यकीन माने उसने गज़लें इसीलिए सुनी कि उसके साथ धोखा हुआ, कुस्तुनतुनिया भी इसीलिए गया, लेकिन आर कंसिडर्ड टू रिमोट। रिमोट कहते हैं दूर की चीज़ को, जिस टीवी ऑन करते हैं ना दूर के इक्विपमेंट से, तो उनको इतना रिमोट समझा जाता है, इतना दूर समझा जाता है ब्रीच से कि ये अनफेयर होगा कि हम एक्सपेक्ट करें डिफेंडेंट से कि वो कंपनसेट करे क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, डिफेंडेंट जो अपने आप को बचाव कर रहा है। तो जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो क्लेमेंट है और जिस पे इल्ज़ाम लगा है यानी यहाँ जालिम है और ये मजलूम। तो हम कह रहे हैं कुछ लॉसेस इतने रिमोट होते हैं कि ये अच्छा नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें कि जालिम मजलूम की हिमायत करे। नो कंपनसेशन इज टू बी गिवन फॉर एनी सच रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस ऑफ या डैमेज। इस किस्म के लॉस या डैमेज की कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी जो इतना दूर हो गया। तो इसका मतलब है 3 तरह के डैमेजेस हैं, डायरेक्ट डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज, लाजमी मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। आपने तय किया है या नहीं तय किया। आप जब भी मसला होगा लोग देखेंगे कि इस नुकसान से क्या हुआ है, सामने का नुकसान, वो नुकसान मिलेगा, ये ऑर्डिनरी डैमेज है। स्पेशल डैमेज ये देखेंगे कि इन्होंने शुरू में तय किया था, अगर तय किया था तो जो एक इनडायरेक्ट डैमेज, इमीडिएट इनडायरेक्ट जो डैमेज होगा वो भी मिल जाएगा अगर पहले से पार्टीज़ ने तय किया था। और रिमोट डैमेज कभी भी नहीं मिलेगा, चूँकि ये मुनासिब नहीं है कि हम इतनी दूर की बात उठा के इस बंदे के ज़िम्मे डाल दें और वो उसको डैमेज चार्ज किया जाए। तो ये 3 तरह के डैमेजेस होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल और रिमोट। रिमोट नहीं मिलते, ऑर्डिनरी हमेशा मिलते हैं, स्पेशल पता हो तो मिलते हैं वरना नहीं मिलते। किताब को लगा कि थोड़े से जनरल रूल भी नहीं बता देने चाहिए, तो
इन्होंने क्या किया, आपको डैमेजेस से रिलेटेड 3-4 जनरल रूल्स बता दिए। 3-4 जनरल रूल्स क्या है? पर्सन हु राइटली रिस्काइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड। एक नया वर्ड हमारे सामने आया, रिस्काइंड, जिस वर्ड के लिए मैंने अभी तक अपने अल्फाज बचा के रखे हुए थे। ब्रीच होने पे आखिरी चीज रिसेशन, आसान इंग्लिश में कैंसिलेशन। अगर ब्रीच हो जाए, कोई बंदा आपके साथ धोखा करे, यू हैव अ वेरी गुड राइट कि आप कहें ख़त्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता हूं। और जो ख़त्म कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसने दूसरे के धोखे पे ख़त्म किया है। तो जब ब्रीच होती है तो ब्रीच के बाद आपको एक राइट मिल जाता है कि आप राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब होगा कैंसलेशन। तो ब्रीच होने पे 6 चीज़ें हो गई हैं। आपको डैमेज मिल सकते हैं, पेनल्टी मिल सकती है, आप रिस्टोरेशन की तरफ जा सकते हैं, आप इसको कैंसलेशन की तरफ, रेस्ट्रिक्शन की तरफ जा सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ जा सकते हैं, इंजंक्शन की तरफ जा सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन का हमारी किताब ने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, बट बहरहाल ये बड़ी मशहूर किस्में होती हैं। जब आपको ब्रीच होती है तो आपके क्या क्या वो कर सकते हैं। तो जिस बंदे के साथ राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट, जो राइटफुली कैंसिल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वो हक रखता है कि दूसरे बंदे से कंपनसेशन मांगे। एक बंदे ने ब्रीच कर दिया, आपने कहा ठीक है बस मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूँ, मुझे जुर्माना दो। तो ये पहली लाइन तो बड़ी जनरल है कि जिसके साथ जुल्म हुआ है वो कंपनसेशन मांग सकता है। एक चौथी लाइन है वो भी जनरल है, कंपनसेशन फॉर डैमेज फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सेम एज इन। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे ही होगा जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात इन्होंने बताई है, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है कि हमने कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट कराता है वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो उधर भी अगर कुछ जुल्म होगा तो यही रूल्स होंगे जो यहाँ पढ़ रहे हैं। फिर इन दरमियान के 2 रूल्स, इन दोनों रूल्स को जोड़ के पढ़ना होता है। जब लॉस को एस्टिमेट कर रहे होंगे तो मींस यानी कि ऑप्शंस विच एग्जिस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। जब आप चेक कर रहे होंगे, कंफर्म कर रहे होंगे, कंपनसेशन का अंदाज़ा लगा रहे होंगे, तो ये ज़रूर देखें कि उसके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल थे। 300 रुपये में आम मिल रहे थे, आम वाले ने इनकार कर दिया, तो साथ ही 310 में भी आम मिल रहे थे और 330 में भी आम मिल रहे थे, और ये बंदा जान के गया 330 वाले के पास। अगर सेम क्वालिटी के, सेम तरह के आम 310 में मिल रहे थे, तो अब ये जो धक्के से लॉस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी उस इजाफी लॉस के। यानी कि इसमें एक रूल जो उसके साथ कनेक्ट होता है, ये ड्यूटी है मजलूम की भी कि वो रीजनेबल स्टेप ले के लॉस को मिटिगेट करे और कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस विच कुड हैव बीन अवॉइडेड इजीली। तो जब भी ब्रीच होगी और एक मजलूम को हम उसका हक देने लगेंगे तो एक दफ़ा ये ज़रूर देखेंगे कि उसका हक असल में कितना बनता है। अगर मजलूम जान के लॉस बढ़ाने की कोशिश करे, जान के महंगी जगह पे जाए, जान के आपका नुकसान करे, तो फिर उसको नहीं मिलेगा। और जब भी नुकसान हुआ है तो ये ज़रूर देखेंगे कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आम वाले ने आम नहीं डिलीवर किए, ये गुस्से में आ गया, उसने कहा मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। उसने कहा 1 मिनट रुकें, मैं किसी और दुकानदार से आपको 15 मिनट में दिलवा देता हूँ आम, मेरे पास नहीं है, मुझे इनकार करना पड़ गया। मामला रिजॉल्व हो सकता है, तो गुस्सा नहीं खाना। मकसद इस वक्त ये नहीं है कि हम चढ़ाई कर दें अगले बंदे पे और ख़त्म कर दें सब कुछ। मकसद ये है कि भाई उस बंदे को उस दिन आम चाहिए थे, अगर उसको किसी और तरीके से उसी तरह के आम बिल्कुल वैसे ही उसी प्राइस में मिल जाते हैं तो इसका मतलब उसका नुकसान नहीं हुआ। तो हमने ये ज़रूर देखना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उस वक्त चीज़ों को कवर करने के। अगर ऑप्शंस ना हो और हमें मजबूरन ख़रीदना पड़ रहा हो, मजबूरन लॉस हो रहा हो, तो देखेंगे कि लॉस को कम से कम करना है। यहाँ ये जनरल रूल्स है, इसमें कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन। 1-3 ज़रा लाइट ऑन कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह जी। क्या हमें डैमेजेस समझ आ रहे हैं, ऑर्डिनरी स्पेशल समझ आ रहे हैं, रिमोट डैमेज समझ आ रहे हैं। 4 जनरल रूल्स जिनमें से 2 याद रखने वाले हैं, पहला और चौथा तो फारिग है। पहला ये है कि अगर एक बंदा राइटफुली ख़त्म करता है तो उसका हक है कि दूसरे से वो डैमेजेस मांग सकता है, और चौथा था कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम रूल है। तो कहानी सेकंड और थर्ड की है। सेकंड है कि आप देखें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल थी, उसको ज़रूर देखा जाएगा। और थर्ड, लॉस को बिला वजह ड्रैग नहीं किया जाएगा, ज़बरदस्ती लॉस बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाएगी। क्लियर?
तो डैमेजेस की छोटी सी कहानी है, लेकिन आई कैप सिनेरियो में उसे कंफ्यूज कर सकता है। तो इसके पास पेपर्स हैं थोड़े से, लेकिन आपने अच्छी तरह से समझने हैं ताकि आप ऑर्डिनरी स्पेशल डैमेज को सही से कवर कर सकें। जो ड्राफ्टिंग का सेशन है वो अपने ओरिजिनल टाइम पे ही होगा, क्योंकि दरमियान में जुमे का टाइम है। जी वो आपने रिमोट की जो एग्जांपल दी है, जी जी, सर उसमें वो ऑर्डिनरी डैमेज तो क्लेम कर सकता है? जो रिमोट वाली जी ऑर्डिनरी कर सकता है, मैंने ऑर्डिनरी एक भी दफ़ा मना नहीं की है। याद करें, मैंने कहा ऑर्डिनरी हमेशा मिलेंगे, स्पेशल तब मिलेंगे जब पता हो, और रिमोट कभी भी नहीं मिलेंगे। तो एक हमेशा मिलने, एक कभी भी नहीं मिलने, और एक पता होगा तो मिलेंगे, नहीं पता होगा तो नहीं मिलेंगे। सर ये रेस्टिट्यूशन का रेस्टिट्यूशन क्या है? रेस्टिट्यूशन का मतलब है रिस्टोरेशन। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुई, आम वाले को 100 रुपये एडवांस दिया हुआ था और जिस दिन आम डिलीवर होने थे उसने इनकार कर दिया, तो सबसे पहले तो भाई जो चीज़ उसके पास गई हुई है वो तो वापस करो। तो पार्टीज जब भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो जो जिसके पास दूसरे की तरफ से आई हुई चीज़ बेनिफिट पड़ा हुआ होता है वो उसको वापस करते हैं, रीस्टोर करते हैं। तो रेस्टिट्यूशन या रीस्टोरेशन इसे कहते हैं कि जब ब्रीच हो तो सबसे पहले तो जिसके पास जिसका जो चीज़ पड़ी हुई है वो उसे वापस की जाए, फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि किसका कितना नुकसान हुआ है। जी रेस्टिट्यूशन के साथ हम डैमेजेस या पेनल्टी उसको चार्ज कर सकते हैं? जी, रेस्टिट्यूशन के साथ भी डैमेजेस या पेनल्टी चार्ज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये 3 सेट है। डैमेज पेनल्टी रूल्स के मुताबिक पढ़ने, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन उनका अल्टरनेट है। आप रुपए पैसे में कंपनसेशन नहीं मांग रहे, आप कह रहे हैं यही बंदा ये काम करे या ये बंदा ये वाला काम ना करे। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये दो चीज़ें जो साइड बाय साइड चल रही हैं। ब्रीच हो गई, रिस्टोरेशन होगी। ब्रीच हो गई, अगर आपने कंपनसेशन की तरफ जाना है तो फिर आपको क्या करना होगा? कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना होगा। ब्रीच का मतलब है उसने परफॉर्मेंस से इनकार किया है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ, उसने परफॉर्मेंस से इनकार कर दिया है। तो अब जो बंदा हक बजाने में वो कहेगा चलो जी अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं, अब मैं तुमसे डैमेजेस मांगूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना और रेस्टिट्यूशन ये पैरेलल चल पड़ेंगे, और आप इन दो या इन दो में से किसी एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, या इन दो में से कोई या इन दो में से कोई। तो ये 6 आउटकम्स होते हैं ब्रीच के। तो किताब ने हमें ज़्यादा परेशान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डैमेजेस और पेनल्टी की बात की, क्योंकि ये वाली बातें बाय द वे कहीं ना कहीं किताब में मुख्तलिफ तरीके से हो रही थी। यहाँ से एक आखिरी सवाल था जी, डैमेज और पेनल्टी इकट्ठे हो सकते हैं। मैं तो पेनल्टी अभी पढ़ाई नहीं, तो पेनल्टी आएगी तो फिर देखेंगे। नॉर्मली इकट्ठे नहीं होते, अल्टरनेट होते हैं। हो जाए पेनल्टी से टक्कर, वो भाई का आखिरी से आखिरी सवाल जी। स्पेशल डैमेज में क्या होगा? पेनल्टी लग सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो ये भाई ने भी यही पूछा था तकरीबन, तो मैंने इनको भी यही कहा था कि अभी तो मैंने पेनल्टी पढ़ाई नहीं है, और फिर इनको फिर भी मैंने ये जवाब दे दिया था कि पेनल्टी और डैमेज एक दूसरे के अल्टरनेट है, ये एक दूसरे के मुतबादिल हैं। डैमेज कहेंगे ही उसे जिसमें असल नुकसान मैयर किया जाए, और पेनल्टी कहेंगे ही उसे जिसमें पहले से जुर्माना तय करके बैठे हुए थे। पेनल्टी का असल जुर्माने से ताल्लुक़ नहीं होता। मसलन मैं पेनल्टी पढ़ाऊँगा तो बात बनेगी ना जी। स्पेशल डैमेज की एग्जांपल, अभी जैसे थोड़े पहले मैंने कहा कि उसने आम पकड़ के उनको एक्सपोर्ट करना था। फिर मैंने एक और एग्जांपल दी कि आईकेप ने एक दफ़ा कहा कि एक बंदे ने दूसरे को चीज़ें सप्लाई करनी थी और उसने हॉस्पिटल को देना था। तो पहले बंदे ने नहीं डिलीवर किया, जिसकी वजह से दूसरा बंदा हॉस्पिटल को चीज़ें नहीं दे सका। हॉस्पिटल ने जुर्माना कर दिया कि तुमने हमें टाइम पे डिलीवर नहीं किया, और वो क्यों नहीं कर सका था? पहले बंदे ने टाइम से डिलीवर नहीं किया था, तो इनडायरेक्ट हो गया। उसका नुकसान हुआ, उसे टाइम पे इक्विपमेंट नहीं मिला, लेकिन एक सेकंड नुकसान हुआ कि हॉस्पिटल ने भी उसे जुर्माना कर दिया। तो अगर ये हॉस्पिटल वाली बात उसने पहले बंदे को पहले से बताई हुई है तो फिर वो उसे चार्ज कर सकता है, वरना उसे चार्ज नहीं कर सकता। अब चलते हैं पेनल्टी की तरफ। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी पहले से पी फॉर पेनल्टी और पी फॉर पहले से, ठीक है, पहले से तय किए हुए फाइन्स। डैमेजेस नुकसान कितना हुआ है, पेनल्टीज तुमने बुरा किया है, तुम्हें सज़ा होनी चाहिए। एक बंदे ने सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस वाले ने 200 रुपये का जुर्माना कर दिया। हो सकता है बंदा कहे भाई मैंने बताओ मैंने किसको टक्कर मार दी और कितना कोई 200 रुपये का नुकसान कर दिया। उसने कहा नुकसान नहीं किया, तुमने जुर्म किया है, तुमने कानून तोड़ा है, तुम्हें सज़ा हो रही है 200 रुपये की। बात समझ रहे?
तो पेनल्टी का ताल्लुक है, आप पहले से एक अमाउंट सेट कर लेते हैं, ए और बी आपस में आम की खरीदो फरोख्त का काम करते और ये तय कर लेते हैं कि ठीक है, हम में से जो मुकरेगा, जो एंड टाइम पे दूसरे को उसके हिस्से का काम नहीं करके देगा, उसको 100 रुपये जुर्माना हो जाएगा। ड्यू डेट पे आम नहीं दिए, अब भूल जाएं कि मार्केट में आम सस्ते हैं या महंगे हैं, 100 रुपये जुर्माना होगा। ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए, अदालत ले जाएंगे, अब वो पैसे, अब वही बात है कि अदालत लेके जाएंगे, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट में वो रिसेशन हुई है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब कहानी 100 रुपये पे होगी कि कोई बात नहीं, आम तो मैं कहीं और से ख़रीद लूँगा, या मतलब पैसे तो मैं किसी और से लेके उसे आम बेच दूँगा, इस बंदे ने धोखा किया है, इसको 100 रुपये का जुर्माना हो। तो पेनल्टी एक पहले से तय की हुई अमाउंट है, नंबर 1। नंबर 2, ये नुकसान का एस्टीमेट नहीं है, इसका नुकसान से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, जबकि डैमेज का 100% लिंक नुकसान के साथ है। जितना नुकसान हुआ होगा उतना डैमेज मिलेगा, लेकिन पेनल्टी आपने पहले से तय कर ली, नुकसान कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, आपको पेनल्टी मिलेगी। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आप पेनल्टी बहुत ज़्यादा तय कर लेते हैं, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा तय कर लिया तो अदालत बीच में जंप इन कर लेता है। वही आम वाला, ए ने बी से कहा कि भाई मैं तुम्हें आम बेचूंगा, तो मुझे 300 रुपये दे देना 25 तारीख को। बी ने कहा कि भाई मुझे भरोसा नहीं है आप पे, आम वाले का जनाब चेहरा लाल हो गया, उसने कहा क्या बात करते हो, मेरे पे भरोसा नहीं है। ऐसे कहा जी इंसान है, गलती हो जाती है। उसने कहा मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ मार्केट में बैठा हूँ, आम लेके बैठा हुआ हूँ, मैं लाजमी तुम्हें 25 तारीख को 300 के आम दूंगा। उसने कहा जी फिर भी कोताही हो जाती है इंसान से, हो सकता है आप उस दिन भूल जाएं। उसे तब चढ़ी हुई, वो कह रहा है भाई मैं एक ज़बान मैंने दे दी है ना, मैं यहाँ पे इस मार्केट में पूछ लो, सबसे ईमानदार आदमी मैं हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं मुकर जाऊँ। उसने कहा अच्छा अगर मुकर गए फिर? उसने कहा मैं 1 करोड़ दूंगा तुम्हें। उसने कहा लिख दे। उसने लिख दिया कि अगर मैं तुम्हें ड्यू डेट पे आम ना दिए तो मैं तुम्हें 1 करोड़ जुर्माना दूंगा। अब अगर इस तरह की अजीब व गरीब सी अमाउंट सेट हो जाए तो अदालत बीच में जंप इन कर सकती है और उसको रीज़नेबल करने की कोशिश कर सकती है। तो पेनल्टी नुकसान का एस्टीमेट तो नहीं है, लेकिन नुकसान से बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो नुकसान कम हुआ या ज़्यादा हुआ आपको पेनल्टी मिल जाती है, लेकिन पेनल्टी अगर अनरीज़नेबल है तो उसको रीज़नेबल तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। क्या ये बात समझ आ रही है? एक दफ़ा इंग्लिश देखते हैं 3 अगर जज़ाकल्लाह। Parties to contract may agree at the time of its formation that on the breach of contract by either of them, parties contract के formation के वक्त ये तय कर सकते हैं कि इनमें से किसी ने भी अगर breach किया, a certain specified sum will be payable as a certain specified, बाद में मय्यर हुआ नहीं, अभी certain specified बताया हुआ कि हाँ भाई ये damages के तौर पे मिलेगा। इस अमाउंट को पेनल्टी कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। अच्छा अगर आप पहले से तय कर लें कि जी जितना नुकसान होगा उसका 80% मिलेगा, तो तय तो पहले से कर लिया है, लेकिन ये पेनल्टी तो नहीं है। तो पहले से तय करना अकेली शर्त नहीं है। उन्होंने कहा ये अमाउंट पेनल्टी हो भी सकती, नहीं हो सकती। इसको पेनल्टी कब कहेंगे? जब एग्जेजरेटेड हो और डिसप्रोपोर्शनेट हो डैमेज लाइकली टू अकर। जो डैमेज हो सकता है उससे क्या हो? डिसप्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? उससे कनेक्टेड ना हो। प्रोपोर्शनेट होता है ना कि वो ये चीज़ इसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी, यानी उसके साथ लिंक हुई हुई। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब है डिसलिंक्ड, उसके साथ कोई ताल्लुक ना हो। तो पेनल्टी थोड़ी ज़्यादा होती है, और एग्जेजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा के बयान करना। तो पेनल्टी उसे कहते हैं जो थोड़ी बढ़ी हुई हो और डिसप्रोपोर्शनेट हो। लेकिन कोर्ट विल अवॉर्ड ओनली रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग दैट मैक्सिमम अमाउंट। अदालत रीजनेबल कंपनसेशन अलाउ करेगा, एक खास अमाउंट से ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा। इन केस आपने बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड पेनल्टी रख ली है तो अदालत उसको भी रोकेगा। तो पेनल्टी इज़ थोड़ी सी बढ़ी हुई अमाउंट एंड जो कि डिसप्रोपोर्शनेट हो असल डैमेज से। ये बात समझ आई? आखिरी बात किताब ने की है, वन फॉर्म ऑफ पेनल्टी कैन बी अ कंडीशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। उन्होंने कहा जी पेनल्टी की एक किस्म है कि आप अगले बंदे पे इंटरेस्ट चार्ज कर दें। पेनल्टी की एक किस्म है कि आप अगले बंदे पे इंटरेस्ट चार्ज कर दें कि हाँ भाई अगर तुमने मेरे पैसे, वो आम वाले ने आम दे दी और पैसे वाले ने पैसे नहीं दिए, तो इन्होंने शुरू में तय किया था कि अगर पैसे वाला पैसे नहीं देगा तो उसको माहाना इतना % इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा।
लेकिन वो तो रूल ख़राब हो गया। हमने कहा था पेनल्टी का नुकसान से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, तो इंटरेस्ट तो 1% होती है। अब क्या करें? क्या इंटरेस्ट का नुकसान के साथ ताल्लुक़ नज़र आ रहा है? आम नहीं मिले या आम दे दिए और पैसे नहीं दिए, पैसे ना देने पे कितना नुकसान हुआ है? क्या इंटरेस्ट उसका एक ट्रू एस्टीमेट है? एक बंदे को टाइम से पैसे नहीं मिले, अगर मिल जाते तो पता नहीं वो कोई काम करता हो, वो काम ना करने की वजह से उसको 200 रुपये का नुकसान हो गया, या वो काम ना करने की वजह से उसे 10 रुपये का नुकसान हुआ। जबकि इंटरेस्ट क्या कर रहा है? एक फिक्स अमाउंट के साथ पर मंथ उसको पेनल्टी चार्ज करता जा रहा है। तो अगर पैसे ना मिलने पे आप पेनल्टी चार्ज करें इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी अलाउड है। इंटरेस्ट भी अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी है, अ फॉर्म ऑफ डैमेज नहीं है, क्योंकि डैमेज असल लॉस के हिसाब से बनता है, और इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त सज़ा के तौर पे उसको पर मंथ एक सूद पड़ना शुरू हो गया। तो वन फॉर्म क्या है इसकी? वन फॉर्म ऑफ पेनल्टी कैन बी अ कंडीशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन टेक्निकल बातें हैं। एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डैमेज यानी कि ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज का फ़र्क पता होना चाहिए, रिमोट का रूल पता होना चाहिए, फिर वो काम का रूल के आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, खर्चा बचाने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली पेनल्टी से रिलेटेड 2-3 लाइंस। तो ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से कभी कभार टेक्निकल सवाल में वो ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग में इसके ऊपर ज़रूर आपने ध्यान देना है कि कैसे पता लगे कि ऑर्डिनरी और कैसे पता लगे स्पेशल है। डन। तो ये था एक छोटा चैप्टर, लेकिन आज हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एक और दरमियाना सा चैप्टर, वक्त कम और मुकाबला सख्त। जी, इंटरेस्ट को पेनल्टी के तौर पे चार्ज किया जाएगा। यानी अगर एक बंदे ने दूसरे को टाइम से पैसे ना दिए, ये ऐसे ही है जैसे कॉलेज आपसे कहे कि जी आप आके पढ़ें, आप हमें पैसे दें, हम आपको पढ़ाएंगे। बच्चे ने कहा चलें ठीक है, इस वक्त ज़रा मुश्किल हालात है, मैं आपको महीने बाद पैसे देता हूँ। कॉलेज पढ़ाता जा रहा है, महीना गुजरा, बच्चे ने पैसे ही नहीं दिए, मजीद महीना गुजर गया, बच्चे ने पैसे नहीं दिए, मजीद महीना गुजर गया, बच्चे ने पैसे नहीं दिए। कॉलेज 5 महीने से पढ़ा रहा है, बच्चा 5 महीने से पैसे नहीं दे रहा। अब कॉलेज को अगर 5 महीने पहले वो पैसे मिल गए होते तो कॉलेज को उससे क्या फ़ायदा हुआ होता, इसका हिसाब लगाना जो है ना बड़ा अजीब सा मुश्किल सा मामला है। तो हो सकता है कॉलेज के यार छोड़ो हिसाब किताब, पेनल्टी चार्ज कर देते हैं, तुम्हें पर मंथ 2000 रुपये जुर्माना, या पर मंथ तुम्हें इतने % जुर्माना। तो इंटरेस्ट एक पेनल्टी की किस्म है, यानी कि अगर आप डैमेज और पेनल्टी में कंफ्यूज हो कि भाई इंटरेस्ट इसमें किस तरफ जाएगा, तो इंटरेस्ट पेनल्टी की तरफ जाएगा, चूंकि डैमेजेस तो एक एक्चुअल एस्टीमेट है लॉस का। पूरे 5 महीने का दे रहे हैं जी, पिछले 5 महीने का इंटरेस्ट देगा जी। अब अगेन जो तय हुआ होगा, पेनल्टी के लिए शर्त क्या है? शुरू में तय हुआ हुआ। अगर शुरू में नहीं तय हुआ हुआ तो फिर नहीं देगा। जबकि डैमेजेस शुरू में तय करें या ना करें, जो नज़र आ रहा है कि नुकसान हुआ है वो मिलने हैं, लेकिन अगर पेनल्टी ले ली तो डैमेज नहीं मिलेगा। ये दोनों अल्टरनेट है। डन। अब बात करते हैं एक बड़े मज़ेदार से सिनेरियो की, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। हम उस जोन में एंटर हो गए जहाँ कॉन्ट्रैक्ट ने परफॉर्म होना है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है वो बंदा खुद भी कर सकता है, और सम टाइम वो अपनी जगह एक एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है। तो ये चैप्टर बेसिकली एक शख्स और उसके एजेंट के दरमियान के मामले पे सारी डिस्कशन कर रहा है। अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की तरफ आते हैं। 3 तरह के लोग हैं। हम अभी तक ए और बी में डील कर रहे थे। ये फल बेचता था, याद है क्या बेचता था? आम। ए और बी से जान नहीं छूटेगी। पूरा सेशन जो है ना, मतलब पूरा ये जो क्रैश कोर्स है, हम ये एग्जांपल लेते रहेंगे। इसने आम बेचने थे 300 के, इसको आम बेचने थे 300 के। इन दो के दरमियान हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज अलाउड कि प्रिंसिपल यानी कि ये शख्स किसी एजेंट को कहे कि तुम जाके आम डिलीवर कर दो मिस्टर बी को। इसने अपने एजेंट को कहा कि तुम आम डिलीवर कर दो बी को, तो समझा जाएगा कि इसने आम डिलीवर कर दिए। याद करें, कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। इसने जो आम देने थे, इसने पैसे दिए इसे, और इसको आम मिले वहां से घूम के। तो जब कोई शख्स किसी के बेहाफ पे चीज़ सप्लाई करे तो वो एजेंट बन जाता है। आपने दिए कॉलेज को पैसे, क्लास में आबदी साहब ने आके पढ़ाया,
तो जो आब्दी साहब हैं ये कॉलेज के एजेंट हो गए। तो आप पढ़ेंगे आब्दी साहब से और कहेंगे मैं SBI से पढ़ रहा हूँ, मिस्टर SBI तो नहीं पढ़ा रहे। तो जब एक इदारे ने किसी शख्स को ऑथराइज किया कि तुम हमारे ब्याह पे काम करोगे, तो वो बन गया एजेंट। उस बंदे का काम इस बंदे का काम माना जाएगा। तो अब यहाँ 3 तरह के ताल्लुक हो गए, 3 लोग हैं और 3 ताल्लुक हैं। जो बंदा किसी दूसरे को कंट्रोल कर रहा है वो प्रिंसिपल कहलाएगा, जो कंट्रोल हो रहा है वो एजेंट कहलाएगा, और इन 2 के अलावा दुनिया का हर तीसरा बंदा थर्ड पार्टी कहलाएगा। तो अब A और B, अभी तक हमारी 2 पार्टीज थी, अब हमने क्या किया, A और छोटा A और A का एजेंट, और तीसरी पार्टी B। तो अब हम सेकंड पार्टी को या दूसरी पार्टी को थर्ड पार्टी कहेंगे इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंडर एक एजेंट है, वो एजेंट काम करेगा। तो अब प्रिंसिपल ने एजेंट से कहना है, एजेंट ने इससे डील करना और इसने प्रिंसिपल से डील करना है। तो इनके दरमियान एक ट्रायंगल बन गया। प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान जो है वो एजेंसी रिलेशनशिप कहलाएगा। और एजेंट थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करेगा, नेगोशिएशन करेगा। तो परफॉर्म एजेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ बाउंड है, और एजेंट प्रिंसिपल को जवाबदेह है। तो कॉन्ट्रैक्ट की असल पार्टीज ये 2 हैं, ऐसे ही है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि इन 2 पे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पूरे होने ज़रूरी हैं, एजेंट पे नहीं। एजेंट माइनर भी हो सकता है, एजेंट अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, एजेंट कोई भी हो सकता है, क्योंकि कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना इन दोनों के लिए शर्त है। प्रिंसिपल को कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, मेजर भी होना पड़ेगा, साउंड माइंड भी होना पड़ेगा, लेकिन एजेंट के लिए शर्तें नहीं है। अच्छा, ये एजेंट ने खराब क्वालिटी की आम दे दी है या रास्ते में आधे आम खा लिए, कौन जिम्मेदार? एजेंट के गलत काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के साथ हुआ है। तो ऐसे में एजेंट अगर सही काम नहीं करेगा तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल। तो एजेंट माइनर तो हो सकता है, अनसाउंड तो हो सकता है, लेकिन इस केस में प्रिंसिपल फिर फंसा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो गड़बड़ें करेगा और प्रिंसिपल को फिर हर चीज़ की जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल और एजेंट जो है ये एक दूसरे के बिहाफ पे डील कर रहे होते हैं और ये कंपनसेशन देते हैं। एजेंट गया थर्ड पार्टी के पास, उसको कोई चीज़ें सप्लाई करनी थी, प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी के पुराने पैसे नहीं दिए हुए थे, उसने एजेंट को रोक के चपेटें करा दी। अब एजेंट बेचारा हॉस्पिटल गया, अपने जख्मों पे मरहम पट्टी वगैरह की, तो अब इसको कौन अदा करेगा ये पैसे? तो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट इन 2 के दरमियान है जो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा लेकिन है, वो एक एजेंसी रिलेशनशिप है। उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर होना शर्त नहीं है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। तो असल जो कॉन्ट्रैक्ट है उन 2 के दरमियान है, और इन 2 के दरमियान जो ताल्लुक है वो एजेंसी रिलेशनशिप है। क्या ये बात समझ आ रही है? ये डायग्राम से जो हमने बात की है इसको एक दफ़ा ज़रा अंग्रेजी में पढ़ते हैं। एजेंट कौन है? एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन। एजेंट एक ऐसा शख्स है जिसको इसलिए बुलाया गया है कि तुम कोई लॉफुल काम करो मेरे लिए या रिप्रेजेंट करो मुझे कौन, यानी कि प्रिंसिपल को, इन डीलिंग विद द, ये एजेंट है। देयर इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड द, एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान लीगल रिलेशन है। एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बाय नेगोशिएटिंग विद द third party. When contract is made, it is between principal and the third party. Agent may be for one transaction or more. It is common in business for an agent कि वो regularly एक principal के बिहाफ पे बहुत सारी transactions करता रहता है। तो टेक्निकली मैंने आपको बताया कि चैप्टर वैसे एक सफ़े में आ सकता था, इन्होंने खींच के, अब ये सारी बातें ऐसी हैं जो इस डायग्राम को देख के वैसे ही समझ आ जाती हैं। तो ये अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन बिल्ड किया कि एजेंट कौन होते हैं और एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन क्या है। क्या ये बात समझ आई? उसके बाद अगली छोटी सी डिबेट, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट से रिलेटेड। एनी पर्सन जो एज ऑफ मेजॉरिटी रखता है और साउंड माइंड है मे एम्प्लॉय एन एजेंट। ये किसकी बात हो रही है? प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल एज ऑफ मेजॉरिटी भी रखता हो और प्रिंसिपल के लिए शर्त है, लेकिन एजेंट के लिए एनी पर्सन मे बिकम, कोई भी बंदा एजेंट बन सकता है। सच एजेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ
अपने प्रिंसिपल को लायबल होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक, सिवाय जहां वो माइनर है या अनसाउंड है। इसका मतलब वो माइनर अनसाउंड हो सकता है, लेकिन अगर माइनर अनसाउंड हुआ तो वो प्रिंसिपल को भी जवाब देनी होगा, फिर प्रिंसिपल हर बात पे खुद ही थर्ड पार्टी को जवाब दे होगा। भाई एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत किया, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल से जाके पैसे मांग लेगी, तो प्रिंसिपल फिर पलट के किससे कहेगा? एजेंट से, इस ताल्लुक में कि तुमने मेरा नुकसान करा दिया। लेकिन अगर ये हुआ माइनर या अनसाउंड तो प्रिंसिपल को कोई राइट नहीं मिलना। तो इसका मतलब है कि इसका माइनर या अनसाउंड होना मना नहीं है, लेकिन अच्छी बात भी नहीं है। तो लॉ ने कह दिया कि प्रिंसिपल तो कोई भी शख्स बन सकता है जो एज ऑफ मेजॉरिटी और साउंड माइंड रखता हो, लेकिन एजेंट के लिए ये ऊपर वाली शर्तें नहीं बताई। एनी पर्सन में बिकम एजेंट, और एजेंट प्रिंसिपल को लायबल होता है सिवाय जहां वो माइनर या। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट उन दो के दरमियान है तो इसके लिए कंसिडरेशन भी नेसेसरी नहीं। शायद ये छोटा भाई हो जिसको कहो यार वो बंदे के मैंने आम डिलीवर करने थे उसके घर जाके दे आओ, शायद इसके साथ कोई रिमरेशन भी ना तय हुई हो, शायद इसके साथ कोई कंसिडरेशन भी ना हो। तो यहाँ पे एजेंसी के अंदर कंसिडरेशन भी नेसेसरी नहीं है। बात समझ आई? तो क्या हमें एजेंट प्रिंसिपल इनके दरमियान का ताल्लुक कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, क्या ये सारी बात समझ आ रही है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? घबराए तो नहीं बैठे? अब एक लीगल प्रॉब्लम है। किताब में जो ये लिखा हुआ पोर्शन है आपने बस इसको वन टाइम पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना। किताब ने क्या किया, कुछ समझाने के लिए पहले एक माहौल बनाया, तो वो माहौल लिखा हुआ है लेकिन उस माहौल को याद नहीं रखना, हमने आगे याद रखना है कि वो अल्टीमेटली उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया। उन्होंने कहा समटाइम कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम क्या आता है? अ पर्सन माइट क्लेम टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल पी। एक बंदा हो सकता है कि भाई मैं मिस्टर पी का एजेंट हूँ, और थर्ड पार्टी हो सकता है उसके साथ एक एग्रीमेंट कर ले ये सोचते हुए कि ये मिस्टर पी का एजेंट है। However, P might deny the agency relation। हो सकता है P का भाई ये तो मेरा एजेंट ही नहीं है। अब ये टिप है, इसको याद नहीं करना, याद करते हुए इसको सिर्फ बस एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये एक प्रॉब्लम बताया उन्होंने। प्रॉब्लम क्या, एक शख्स कहे कि मैं एजेंट हूँ जबकि प्रिंसिपल कहे वो एजेंट नहीं है, और जिसने कहा मैं एजेंट हूँ वो थर्ड पार्टी को यकीन दिला रहा है कि मैं एजेंट हूँ। ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। फिर अब पर्सन माइट भी एजेंट ऑफ पी, हो सकता है एक बंदा पी का एजेंट हो विद अथॉरिटी टू मेक एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पी, और उसको अथॉरिटी भी हो कि वो पी के बिहाफ पे एग्रीमेंट कर सकता है। एजेंट माइट गो बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, हो सकता है एजेंट अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल जाए, और हो सकता है पी इनकार कर दे कि ये जो इसने काम किया मेरे इख्तियार से नहीं किया। तो दो अजीबोगरीब से मसले आ गए। एक शख्स कहे मैं एजेंट हूँ और थर्ड पार्टी मान ले जबकि वो असल में एजेंट नहीं है। ये एक बंदा एजेंट हो और थर्ड पार्टी को पता हो लेकिन वो एजेंट अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर ले और फिर बाद में पी कहे कि भाई ये तो मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं था, मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ इस पर। तो थर्ड पर्सन और प्रिंसिपल के दरमियान ये कन्फ्यूजन आ सकती है अगर इस तरह के कुछ मसलो मसाइल हों कि एक एजेंट या एक इस तरह से करके वो हो, क्योंकि प्रिंसिपल इज़ लायबल टू थर्ड पार्टी व्हेन एजेंट हैज़ अथॉरिटी। जब भी एजेंट के पास अथॉरिटी है तो प्रिंसिपल लायबल होगा। यहीं पे ब्रेक लगा देते हैं। इसका मतलब है कि जो ऊपर प्रॉब्लम हमने शेयर किया इसका सोल्यूशन है अथॉरिटी। एक बंदे ने कहा मैं एजेंट हूँ जबकि वो एजेंट नहीं था, तो असूलन थर्ड पर्सन को कहना चाहिए कि बताओ तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से साबित होता है कि तुम एजेंट हो। इसलिए तो एक बंदा अपने इख्तियार से बाहर निकल रहा हो तो भी ये देखा जाए कि उसकी अथॉरिटी कितनी थी। तो इसका मतलब ये है कि एजेंट प्रिंसिपल को तभी लायबल करेगा जब वो अपनी अथॉरिटी में रह के काम करेगा। तो यहाँ एक कीमती वर्ड आ गया अथॉरिटी। हमारे इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि हमें पता लग जाए अथॉरिटी कितनी है। तो अब यहाँ से हम अथॉरिटी की 4 किस्में पढ़ेंगे। अगर एक एजेंट के पास अथॉरिटी है तो ही वो प्रिंसिपल को लायबल करवाएगा, अगर अथॉरिटी नहीं है तो लायबल नहीं करवाएगा। मैंने जुमला पूरा नहीं पढ़ा, पूरा जुमला पढ़ेंगे जब अथॉरिटियाँ सारी पढ़ लेंगे फिर पूरा जुमला समझ आ जाएगा। अब अथॉरिटी कैसे मिलेगी? मशहूर ज़माना किस्म एक दफ़ा ये ऑफ कर दीजिएगा 1, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मेरे ख्याल में इतने सियाने बच्चों के सामने मैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोबारा बताता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं दोबारा पूछता अच्छा ज़रूर लगता हूँ। तो ये एक्सप्रेस क्या है? लिख के बोल के जो तय हो, यानी कि जो वाज़े हो, नज़र आ रहा हो, सुनाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा हो, सबको पता लग रहा है कि हाँ भाई ये तो क्लियर कट बात है। तो इम्प्लाइड क्या होता है? एक्शन से, चीज़ों से, पोजीशन से ऐसा फील हो रहा हो कि ऐसा होगा। तो एक तो मशहूर ज़माना अथॉरिटी हो गई एक्सप्रेस। एक रिटन एजेंसी एग्रीमेंट हो सकता है
एक प्रिंसिपल एजेंट के साथ एक कागज पे लिख के कहे भाई तुम मेरे एजेंट हो और तुम ये 7 काम कर सकते हो, तो उसका एजेंसी भी बता देगा और उसकी अथॉरिटी भी कौन से एग्जैक्ट काम है वो बता देगा। प्रिंसिपल शुड स्पेसिफाई कौन से टास्क, पावर और अथॉरिटी एजेंट एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये हो गई एक्सप्रेस अथॉरिटी। अगर उसने लिख के कह दिया तुम ये 7 काम करोगे, थर्ड पर्सन के पास गया तो उसने कहा दिखाओ कहाँ लिखा हुआ तुम एजेंट हो, लिखा नजर आ गया और ये भी लिखा नजर आ गया कि कौन से 7 काम कर सकता है, तो उसके अलावा किसी जगह वो काम नहीं कर सकता। तो अथॉरिटी की एक मशहूर किस्म है एक्सप्रेस अथॉरिटी। सबसे अच्छी बात होती है, इस्लाम भी यही कहता है कि चीज़ों को लिखत पढ़त में कर लो तो सबसे अच्छी बात है, वरना हर वक्त ही डाउट रहता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस तरह से हुआ था। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी इज क्लियरली डिफाइंड अथॉरिटी। देन चूंकि हम लॉ पढ़ने वाले हैं तो हमें इम्प्लाइड भी समझ आता है। एक्सप्रेस अथॉरिटी तो उसकी जो लिखी जाए, अगर लिखी जाने वाली के अलावा हम समझना चाहें कि एक बंदे की क्या अथॉरिटी है तो उसकी एक इम्प्लाइड अथॉरिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉलेज में एडमिशन कराने आए और वहाँ कैश में एक बंदा बैठा है, कॉलेज के अंदर एक जगह बंदा बैठा है और ऊपर लिखा हुआ है कैशियर, तो आपके जहन में आता है कि कैशियर क्या क्या कर सकता है। आपसे फ़ीस ले सकता है, आपको रसीद दे सकता है, और हो सकता है आप कैशियर को कहेंगे 5000 पकड़ो मुझे इसका चेंज दे दो, वो आपको चेंज दे दे। आप शायद पलट के नहीं पूछेंगे तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, क्योंकि आपको इतना पता है कि कैश पे बैठा हुआ एक कॉलेज के अंदर जो शख्स है उसके पास ये इख्तियारात तो होते होंगे, लिखा हुआ नहीं है। ये हो सकता है कि वहाँ लिख भी दिया जाए कि इस बंदे के पास कम से कम ये इख्तियारात हैं, यानी इम्प्लाइड अथॉरिटी में लिख के भी बताया जा सकता है कि ये तो हैं और इसके अलावा इस पोजीशन पे जो जो इख्तियार होता है वो मौजूद है इस बंदे के पास। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है एक बंदे की पोजीशन से जो अथॉरिटी फील हो रही है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अथॉरिटी ऑफ एजेंट इन एक्सेस ऑफ हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी जो सर्कमस्टांसेस से नज़र आ रही है। जो एक्सप्रेस अथॉरिटी है वो तो सामने सामने नज़र आ रही है, इम्प्लाइड अथॉरिटी सामने नज़र नहीं आ रही, उससे ओवर एंड अबव कुछ है। वो क्या है, वो कौन सी पोजीशन पे है और ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए बंदे से नॉर्मली हम क्या एज्यूम कर सकते हैं वो उसकी अथॉरिटी होगी। थिंग्स स्पोकन और रिटन या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में ऑल्सो बी अकाउंटेड फॉर। इसके अलावा अगर कुछ लिखत पढ़त में भी है कि हाँ भाई ये बंदा ये काम कर सकता है तो वो और ऐड कर देगी उसकी अथॉरिटी कि कैशियर है और साथ में कॉलेज ने बच्चों को बताया हुआ है कि हमारा कैशियर ये 5-6 काम तो कम से कम कर सकता है, तो वो 5-6 तो कम से कम कर सकता है और उससे ओवर एंड अबव एक कैशियर की सीट पे बैठा हुआ शख्स जो जो काम कर सकता है वो काम वो कर सकता है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं और आप बिजनेसेस से डील करते हैं तो आप अक्सर बिजनेस नहीं, बिजनेस के एजेंट से डील करते हैं और वो एजेंट जिस जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं आप नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि इस कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स ये इख्तियार कर सकता होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और क्लास पढ़ते पढ़ते एकदम से कहूँ हाँ भाई कोई कन्फ्यूजन है, एक बच्चे ने सवाल पूछा, मैं सवाल का जवाब देने लगूँ, एक बच्चा उठ के कहे सर 1 मिनट रुक जाएं, कॉलेज ने कहा था आब्दी साहब क्लास में पढ़ाएंगे। कॉलेज ने ये नहीं कहा था कि वो क्लास में सवाल पूछने की इख्तियार रखते हैं या सवालों के जवाब भी देंगे, आपने तो सिर्फ पढ़ाना है। तो कोई और कहेगा यार अगर एक टीचर सामने है तो सोचो तो सही, टीचर समझाने के लिए ये सारे काम करता होगा, वो पूछेगा भी, वो जवाब भी देगा, वो बच्चों को साथ इन्वॉल्व भी करेगा। तो हर चीज़ हमेशा एक्सप्रेस नहीं होती, समटाइम एक बंदे की पोजीशन से बहुत सारी अथॉरिटीज़ नज़र आ रही होती हैं। तो जो पोजीशन से अथॉरिटी महसूस हो वो इम्प्लाइड है और जो लिखत पढ़त बोल के बताई जाए या लिख के बताई जाए वो, ये दोनों अथॉरिटी समझ आ रही हैं पक्का। फिर अथॉरिटी की एक बड़ी मशहूर किस्म है एमरजेंसी। एजेंट की अथॉरिटी एमरजेंसी में, यहाँ पे हमें 1 ऑन करना पड़ेगा, जज़ाकल्लाह। एमरजेंसी किसे कहते हैं? अचानक से, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, शदीद अचानक से मजबूरी बन गई, आप यहाँ से निकले, अपने बैग यहाँ रखे और आप जुम्मा पढ़ने के लिए गए। कॉलेज में हमारे जो एजेंट हैं जो क्लास की चीज़ें देखते हैं उनके ज़िम्मे है कि वो कॉलेज में चीज़ें हिफाजत से रखें, बच्चों की चीज़ों का ख्याल रखें, कुर्सियों को सेट करें और इस तरह से करके एकदम से शदीद गरज चमक के साथ शदीद तरीन बारिश होना शुरू हो गई। आप मस्जिद में फंस के रह गए, सड़क पे जनाब 3-3 फुट पानी खड़ा हो गया, कॉलेज के अंदर पानी आ गया, कमरे के अंदर पानी आ गया और आपके जो बैग पड़े हुए थे वो गीले होने का खदशा था और उसके अंदर आपके रजिस्टर और आपकी बड़ी कीमती चीज़ें थीं। कॉलेज के बंदे ने आके आपके बैग जल्दी जल्दी से उठा के कहीं और मुंतकिल किए
जब आप आए, आपने देखा मेरा बैग नहीं पड़ा हुआ, आपने रोला डाल दिया और आपने कहा कि ये कॉलेज के एक एम्प्लॉय को किसने इख्तियार दिया है कि मेरे से पूछे बगैर मेरे बैग को उठा के किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। तो हम कहेंगे लॉ ने इख्तियार दिया है कि इमरजेंसी में एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए, अपने इदारे को लॉस से बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान अपने केस में करता। अगर इस तरह की बारिश होती और उसका अपना सामान भी भीग रहा होता तो वो उसको भी उसी तरह से हिफाजत से वो करता। और हो सकता है इसमें कोई नुकसान भी हो जाए, हो सकता है बहुत शदीद बारिश हो, पानी तेज़ी से एंटर हो रहा हो तो 3 बंदे खड़े हो जाएं, एक दरवाजे पे खड़ा हो और एक बाहर खड़ा हो, यहाँ वाला बैग उसे उछाल के देता हो, वो आगे वाले को उछाल के देता हो, आगे वाले को उछाल के देता हो, किसी एक से बैग दरमियान में गिर जाए, बैग के अंदर आपकी शीशे की बोतल हो जिसके अंदर जो है वो आप जो वो लेके आए हुए हो, बोतल शोतल वगैरह जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है वो लेके आए और वो टूट जाए और आप ये कहें कि जी मेरा हो गया नुकसान कॉलेज की वजह से, मैंने कॉलेज को कब इख्तियार दिया था कि मेरे बैग को इस तरह से उछाला जाए। तो चूंकि इमरजेंसी थी तो इमरजेंसी सिचुएशन में एवरीवन इज अलाउड कि वो अपनी अथॉरिटी से बाहर निकले, वसीतर मफाद में जो उसे करना ठीक लगेगा वो उसे करेगा। एग्जाम्पल ये भी दी जा सकती है कि एक हमसाये ने देखा कि साथ वाले घर से धुआं आ रहा है बहुत ज़्यादा और वहाँ अंदर आग लगी हुई है, अंदर बड़े तेज़ शोले हैं। वो फ़ौरन से घबरा गया और उस घर का जो मालिक था, उसका दोस्त था, उसको कॉल करने लगा, उसका नंबर ना लगे। अब बजाय इसके कि इंतज़ार करता रहे कि जब नंबर पर रब्ता होगा तब मैं उसे बताऊंगा कि आग लग गई है, जब वो आएगा तो आग बुझाएगा, एक अच्छा हमसाया होने के नाते इसने देखा कि आग लग रही है, उसकी सारी कीमती चीज़ें जल जाएंगी। वो जल्दी से घर में एंटर हुआ और उसका जनाब सोफ़ा उठा के बाहर फेंक दिया, कुर्सियाँ उठा के बाहर फेंक दी, उसका टीवी उठा के बाहर फेंक दिया, उसका अगर आप टीवी से रेजोनेट करती हुई कोई और चीज़ उठा के बाहर फेंक दें, तो उसने जो है वो उसके सारे कीमती सामान उठा के बाहर फेंकने शुरू कर दिए कि घर के अंदर तो आग लगेगी, बाहर जाएंगे तो हल्का फुल्का नुकसान होगा, लेकिन घर में सोफ़ा पड़ा था तो पूरा जल जाएगा। उसने बाहर फेंका तो हो सकता है सोफ़े की टांग टूट गई हो सकता है टीवी के किनारे पे चोट आ गई हो। तो उस बंदे ने उसे कहा था कि मेरे घर से सोफ़ा उठा के बाहर फेंक देना, लेकिन जब वो शख्स आएगा तो वो ये नहीं कह सकता कि तुमने मेरा नुकसान कर दिया, क्योंकि उसने उसको बड़े नुकसान से बचाया है। तो ये इख्तियार रखता है इमरजेंसी में, अगर इसके अपने घर में आग लग जाती तो इमरजेंसी में ये ऐसे ही काम करता, तो ये अभी भी ऐसे ही काम कर सकता है। आई कि अपने एक सवाल में इस तरह से पूछ लिया कि जी एक बंदा दूसरे को अपनी दुकान थमा के गया था कि मैं एक शादी पे जा रहा हूँ, मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊँगा। अचानक से क्या हुआ, दुकान का डीप फ्रीज़र ख़राब हो गया और गोश्त सड़ने का ख़तरा था, तो उसने फ़ौरन से 10% सेल लगा के सारा गोश्त निकाल दिया। अब ओनर इजाज़त नहीं दे के गया कि तुम डिस्काउंट पे बेचो, लेकिन इमरजेंसी का तकाजा क्या था, डिस्काउंट पे बेचो बचाओ। तो बाद में ओनर आके क्या लड़ सकता है इस बात पे? तो हम कहेंगे नहीं जी, एक इमरजेंसी में उसने वही किया जो वो अपने साथ करता, तो इसका मतलब है कि फिर उसने कुछ गलत नहीं किया। क्या ये इमरजेंसी वाली बात समझ आई? तो इमरजेंसी की अथॉरिटी क्या है? एजेंट हैज़ अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स। इमरजेंसी में एजेंट के पास इख्तियार है कि वो तमाम वो एक्ट्स कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज। एक नॉर्मल अक्ल शऊर रखने वाला बंदा अपने केस में जो करता, इमरजेंसी में एजेंट के पास इख्तियार है। तो इसका मतलब है ना ये बोली गई है ना ये महसूस की जाती है। यानी शायद कभी आपने नहीं सोचा होगा कि क्लास में जो कुर्सियां सेट करते हैं उनके पास ये इख्तियार भी होगा कि आपके बैग उठा के बाहर फेंक दें, लेकिन इमरजेंसी में आपको लॉस से बचाने के लिए, आप प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए अगर एक एजेंट ने कुछ किया तो भले उसके इख्तियार में नहीं था, अगर उसने इन बेस्ट इंटरेस्ट किया है तो ये माना जाएगा कि उसके पास ये इख्तियार था। डन। फिर आती है आखिरी एजेंसी, उसके अल्फाज थोड़े से टेक्निकल हैं, उसको हम कहते हैं अपेरेंट अथॉरिटी या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ये समझाने के लिए मैं अक्सर एक स्लैंग एग्जांपल देता हूँ जिससे बात बहुत इजीली समझ आ जाती है, तो वो स्लैंग एग्जांपल थोड़ा सा सुनने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें लाइट अगर 3 स्लैंग एग्जांपल है, एक फादर और उनके साथ उनका जो छोटा बेटा है वो एक नए इलाके में शिफ्ट हुए। हम नॉर्मली इस एग्जांपल को थोड़ा सा ज़रा रंग बिरंगा बनाने के लिए बच्चों को कर देते हैं कि उसका नाम है पप्पू। ठीक है, तो एक वालिद अपने पप्पू के साथ
अपने बेटे पप्पू के साथ शिफ्ट हुए हैं एक नए इलाके में। और जब नए इलाके में शिफ्ट हुए तो वो आके सारा सामान वगैरह की सेटिंग करके थक गए, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, बोतल पीते हैं। तो ज़रा पास जो किराने वाली दुकान है उसके पास जाके कहो कि अंकल बोतल दे दें और मेरे फादर जो है ना महीने के एंड पे सारे पैसे दे देंगे, हम इसी तरह से करते हैं। बच्चा वहाँ गया दुकान पे, उसने कहा अंकल बोतल दे दें। दुकानदार ने देखा बच्चा नया है, पहली दफ़ा देखा इस मोहल्ले में, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा पप्पू। उन्होंने कहा तुम्हारे फादर का नाम क्या? उन्होंने कहा ये। कौन सी जगह रहते हो? उन्होंने कहा ये 6 घर छोड़ के हमारा घर है। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे वालिद से मिलना चाहता हूँ। साथ गया घर, तो देखा कि हाँ भाई इसी घर में रहते हैं, इस घर में ताज़ा शिफ्ट हुए हैं, सामान शिफ्ट हो रहा नज़र आया। तो वो जनाब उसके वालिद से मिलके उसने कहा जी ये पप्पू मेरे पास आया था बोतल लेने, मैंने सोचा बच्चे शरारती होते हैं, आ जाते हैं कभी एम ही अपने वालिद का नाम लगा के, तो कंफर्म कर लूँ कि क्या ये आपका ही एजेंट है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये हम लोग ऐसा करते हैं कि महीने भर जो भी घर में मेहमान वगैरह आते हैं, हम चिप्स बोतल वगैरह मंगवाते रहते हैं दुकान से, महीने के एंड पे हम सारे पैसे पे कर देते हैं। तो पप्पू मेरा एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हूँ। पप्पू जब जब आके आपसे बोतल चिप्स वगैरह लेगा, मैं उसकी ज़िम्मेदारी लूँगा और महीने के एंड पे मैं उसके पैसे दूँगा। तो महीने भर जब जब मेहमान आते रहे, पप्पू जा जाके वहाँ से सामान ख़रीदता रहा। तो पप्पू एक एक्सप्रेस अथॉरिटी रखने वाला एजेंट है, जिसके पास हल्की फुल्की इम्प्लाइड पावर भी है कि अगर बोतल ना मिली तो जूस ले आया, जूस ना मिला तो कुछ और इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि पप्पू अब पूरे महीने ख़रीदारी करता है और महीने के एंड पे अब्बा जी पप्पू के किए हुए खर्चे को पे करते हैं, क्योंकि पप्पू ने एग्जैक्टली घर के लिए खर्चा किया होता है। एक दिन अब्बा जी को पप्पू पे गुस्सा आया। पप्पू को उन्होंने गुस्से में घर से निकाल दिया और कहा मैं तुम्हें आग करता हूँ, अब तुम्हारा मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम एक खबीस इंसान हो। पप्पू बेचारा बहुत उदास हो गया, रोता रोता जो है वो अपने दोस्त की तरफ गया और अपने दोस्त से कहा कि यार वो अब्बू ने तो घर से निकाल दिया है, सुना है दोस्त मुश्किल वक्त में काम आते हैं। उसने कहा पुरानी किताबों में इस तरह से लिखा होता था, आजकल के दोस्त ज़रा थोड़े डिफरेंट होते हैं, फेसबुक वाले दोस्त होते हैं, वो बस टैग शैग लगा देते हैं। तुम एक दफ़ा फेसबुक पे स्टोरी लगाओ, सबसे पहले दिल का रिएक्शन मैं दूंगा, कहो मुझे घर से निकाल दिया गया, मैं उस पर सैड स्माइली भी दूंगा, नीचे स्टिकर भी लगा दूंगा कि मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है। तो उसने कहा नहीं, मतलब इसके अलावा थोड़ी सी सपोर्ट। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम रहने के लिए कुछ अरसे मेरे साथ रह सकते हो, खाना अपना अपना। अब पप्पू जो है उदास हो गया, चलो कम से कम उसको रहने के लिए शेल्टर मिल गया, दोस्त का घर या हॉस्टल में उसे थोड़ी सी जगह मिल गई। उसने देखा तो महीने की तारीख हुई थी 3। उसे याद आया कि यकम को अब्बा जान ने दुकान का बिल क्लियर किया है। फिर उसने सोचा कि दुकानदार को अब्बा जी ने कहा है कि पप्पू आके कुछ भी ख़रीदे, इसे ख़रीदने दिया करो। उसने सोचा हो सकता है अब्बा ने अभी तक हमारे झगड़े का दुकानदार को ना बताया हो। तो पप्पू ने डेली जाके दुकान से चिप्स बोतल और चीज़ें इस तरह से लेनी शुरू कर दी। और दुकानदार जब पप्पू को देखता है, पप्पू के चेहरे में उसको अब्बा और अब्बा के शक्ल में एक पैसे वाला क्लाइंट नज़र आता है। तो दुकानदार पूरे महीने पप्पू को माल सप्लाई करता रहा। क्या पप्पू इस वक्त एजेंट था? असल में एजेंट नहीं था इस वक्त, लेकिन दुकानदार की नज़र में क्या था? एजेंट था। पूरे महीने उसे माल सप्लाई किया, महीने के एंड पे जो है वो 24,000 का बिल बना। और दुकानदार ने कहा इस महीने तो बहुत मेहमान आए हैं इनके। तो वो जब बिल लेके पहुंचा पप्पू के वालिद के पास, उन्होंने कहा इतना बिल, इस महीने तो मैंने कुछ मंगवाया ही नहीं। उन्होंने कहा जी पप्पू तो डेली आके सामान लेता रहा है। उन्होंने कहा पप्पू को तो मैंने निकाल दिया घर से। मैंने कहा वो आपका और उसका ज़ाती मामला है, मुझे तो आपने नहीं बताया था, ये बिल तो देना पड़ेगा। अब वो वालिद जो इस वक्त प्रिंसिपल नहीं है, वो पप्पू जो इस वक्त एजेंट नहीं है, लेकिन ये समझा जाएगा कि पप्पू एजेंट था और वालिद जिम्मेदारी लेंगे। अब चूंकि आज वालिद ने बता दिया, आज से ऑनवर्ड पप्पू एजेंट नहीं है, लेकिन अभी तक पप्पू एजेंट था, अपेरेंट एजेंट, ऑस्टेंसिबल एजेंट, जो लग रहा है कि एजेंट हो, असल में एजेंट नहीं है। बात समझ आई? तो किताब से इसको पूछते हैं, इसमें एक दफ़ा 3 प्रिंसिपल इज लाइबल टू थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लाइबल होगा कब? व्हेन थर्ड पार्टी हैज रीजंस टू बिलीव दैट एजेंट हैज अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इवन दो ही इज नॉट एन एक्चुअल एजेंट। जुमला समझ आया? इस जुमले को अपने किरदारों में ट्रांसलेट करते हैं। अब्बा जी इज लाइबल टू दुकानदार when दुकानदार has reasons to believe that पप्पू has authority to act on behalf of अब्बा जी।
इवन दो कि वो असल पप्पू ना हो, मतलब वो एक्चुअल में इस टाइम पे एजेंट ना हो, इस टाइम पे वो अपनी एजेंसी वाले रोल में ना हो। तो अगर एक बंदे ने ये भरोसा किया है कि फलाना शख्स एजेंट है और वो भरोसा करवाया भी प्रिंसिपल ने था, तो अब प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा और वो थर्ड पर्सन को कंपनसेट करेगा उस वजह से। थर्ड पार्टी कैन एज्यूम दैट एजेंट होल्डिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन हैज ऑल द पावर दैट आर नॉर्मली गिवन टू सच पोजीशन। अब अगर पप्पू आके किसी दिन अगर बोतल की जगह चाय पी रहा है या लेके जा रहा है, तो वो समझेगा कि हाँ भाई जो शख्स आके ये सारी खरीदारी कर रहा है उसके पास ये सारे इख्तियार होंगे जो इस तरह के एजेंट्स के पास होते हैं। तो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या अपेरेंट अथॉरिटी का मतलब है कि एक बंदे के पास अथॉरिटी होती नहीं है लेकिन फील होता है कि उसके पास अथॉरिटी है। तो प्रिंसिपल ने कंफ्यूज किया होता है, प्रिंसिपल ने बताया होता है फलाना मेरा एजेंट है, और बाद में उसकी एजेंसी खत्म होने पे किसी को इन्फॉर्म नहीं किया होता। ये पार्टनरशिप्स में बड़ा कॉमन होता है। 5 पार्टनर है, दुनिया को पता है 5 पार्टनर, उनमें से एक ने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भी वो थर्ड पर्सन से जाके डील कर रहा होता है और वो समझ रहे होते हैं कि ये उनका पार्टनर है। तो ऐसे में अथॉरिटी जब होती नहीं है लेकिन थर्ड पर्सन की नज़र में अथॉरिटी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो 4 अथॉरिटी हो गई। एक्सप्रेस जो बोली जाए, लिखी जाए, वाज़े हो, वाशगाफ हो। इम्प्लाइड जो उसकी पोजीशन से समझी जा सकती हो। इमरजेंसी जो अचानक से संगीन सिचुएशन आने पे जो वो बेस्ट इंटरेस्ट में करता, जो अगर उसके साथ भी होता तो भी वो वैसे ही एक्शन करता, तो वो उसकी इमरजेंसी वाली अथॉरिटी। और ऑस्टेंसिबल या पेरेंट अथॉरिटी जो प्रिंसिपल को लग रहा है लेकिन असल में वो अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करते। अब वो जुमला देखते हैं, प्रिंसिपल कब लायबल होगा थर्ड पार्टीज को? प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी व्हेन एजेंट हैज अथॉरिटी, चाहे वो अथॉरिटी एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, या वो एक्चुअल है या अपेरेंट है। इसका मतलब वो जो हमारे 2 मसले थे ना कि नहीं समझ आ रहा वो एजेंट है या नहीं है, या अथॉरिटी है या नहीं है, तो टेक्निकली ये 4 में से किसी एक तरह की अथॉरिटी अगर एजेंट के पास है तो उसके एक्शन से प्रिंसिपल लायबल होगा, और अगर उसके पास अथॉरिटी इन 4 में से कोई भी नहीं है तो फिर उसके एक्शन से प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। तो टेक्निकली ये भी छोटा चैप्टर है लेकिन खींच के ज़रा थोड़ा सा डायग्राम वगैरह डाल के कुछ छोटी छोटी सी बातों को एलेबोरेट करके ऐसे बड़ा वो किया हुआ है। तो 9 और 10 ये जो इस जोन के अगर आप देखें जो चैप्टर 6 से लेके 10 तक का जोन है उसके 3 छोटे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, 8, 9 और 10। अब 2 दरमियाने चैप्टर हैं, चैप्टर 6 और 7, और वो दोनों अहम भी बड़े हैं। तो इस पूरे क्रैश कोर्स में 2 दिन सबसे मुश्किल है, उनमें से एक दिन कल का है कि कल हमने चैप्टर 7 और 6 दोनों करने हैं। फिर आपके लिए थोड़ा सा और दिक्कत इसमें यह है कि कल आपका जो ड्राफ्टिंग वाला सेशन है वो भी थोड़ा ज़रा ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि 6 और 7 इतने इंपॉर्टेंट है कि हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर भी ये इस वक्त करने का मकसद ये था कि आगे आप लोगों को छुट्टी मिल जाए। अब आपको पता है हमारे सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, तो कल के बाद आपके पास जब वीकेंड आएगा तो आपने उसमें आपको दोहराने का टाइम मिल जाएगा, और फिर वीकेंड के बाद हम दोबारा चैप्टर 4 जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करके और फिर अदर लॉज में इंशाल्लाह जंप कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। अब हमारा टाइम दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, जो ओरिजिनल टाइम है 1:15 से 2:30, और अब चूंकि रश ज़्यादा नहीं है तो फिर ख़वातीन पहले निकलने वाला कोई वो नहीं है, आप लोग ईजी होकर अपने निकल सकते हैं, बल्कि बॉयज़